हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर कर रहा हूं, लेकिन उसी श्रृंखला में मैंने इस माह से अर्थात मई माह से प्रति सप्ताह का करंट अफेयर में साप्ताहिक करंट अफेयर आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। उसी कड़ी में मई फर्स्ट वीक का करंट अफेयर को मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। जैसे मेरा पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, दूसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण सप्ताह में होने वाले निधन, तीसरा टॉपिक है इस सप्ताह दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार। ऐसे ऐसे मैंने, और मिसलेनियस एक टॉपिक है, उसमें मैंने कई चीज़ों को कवर किया है। तो विलंब न करते हुए देखते हैं इस सप्ताह। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, इसको देखते हैं। 1 मई को दोस्तों मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। भारत में पहली बार मनाया गया था 1923 में, और एक पार्टी ने 1923 में मनाया था जिसका नाम है लेबर किसान पार्टी। मतलब लेबर किसान पार्टी द्वारा 1923 में चेन्नई में मनाया गया था पहली बार। हमारे श्रम मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार। 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी होता है, ध्यान रखिएगा। 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस होता है, क्योंकि पहले एक राज्य हुआ करता था मुंबई, बाद में उस मुंबई राज्य से 2 लोग आपस में बटे और 2 नए राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात। ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा, 2 मई को मनाया जाता है विश्व ट्यूना दिवस, वर्ल्ड ट्यूना डे। ये 2 मई को मनाया जाता है। ट्यूना एक मछली होती है। ये पहली बार 2017 में मनाया गया था। इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। 2 मई को ही एक दिवस और मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। 2 मई को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है यह अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। इसे बोल सकते हैं आप इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। एस्ट्रोनॉमी है ये, ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोलॉजी नहीं, क्योंकि खगोल विज्ञान का मतलब एस्ट्रोनॉमी होता है और एस्ट्रोलॉजी का मतलब ज्योतिष विज्ञान होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो पुणे में है, इसरो के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट भी कर रही है जिसका नाम है नेत्र। मतलब IIA प्लस इसरो मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नेत्र। ये भी ध्यान दीजिएगा। 3 मई को ही एक दिवस मनाया जाता है जिसे कहते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। यह भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। इस साल इसका थीम क्या था, पहले थीम पे आते हैं। इस साल इसका थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। मतलब पत्रकारिता ना तो डर के होनी चाहिए ना पैसे लेके। आपको पता होगा, जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो फॉलो किया है उनको पता होगा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक इस वर्ष आई है 142nd। ये इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था प्रकाशित करती है, जिसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। 3 मई को ही एक दिवस और मनाया जाता है जिसे कहते हैं विश्व हास्य दिवस, इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे। इस बार 3 मई को मनाया गया, बट ये डे फिक्स नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये मई के पहले संडे को मनाया जाता है, क्योंकि इस बार 3 मई को मई का प्रथम संडे पड़ा था, इसलिए इस बार 3 मई को मनाया गया था। भारत में 1998 में मुंबई में पहली बार इसे मनाया गया था। इस दिन को शुरू किया था डॉक्टर मदन कटारिया ने। बढ़ते हैं अगले दिवस की तरफ। 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को दोस्तों मनाया जाता है। इसे इंग्लिश में फायर फाइटर डे भी बोलते हैं। फायर फाइटर डे या अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। 4 मई को ही एक दिवस और मनाया जाता है, इसे कहते हैं कोल माइनर डे, जो कोयला खनन में कार्यरत लोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोल माइनर डे 4 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लेकिन विश्व हास्य दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को नहीं मनाया जाता है। मई के प्रथम संडे को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले दिवस की तरफ। इसका नाम है विश्व अस्थमा दिवस। इस वर्ष इसका थीम था एनफ अस्थमा डेथ, मतलब अस्थमा से मृत्यु बहुत हो गया। अब ये मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार 5 मई को मनाया गया, चूँकि संडे था। 3 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया और 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, क्योंकि 5 मई को मई का प्रथम मंगलवार था। और 5 मई को ही दोस्तों एक दिवस और, अस्थमा फेफड़े से संबंधित रोग है, ये तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा। 5 मई को एक दिवस और मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे का
थीम था सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज एंड यूनाइट। सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज एंड यूनाइट, ये इस बार अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे का दोस्तों थीम था। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2020 का साल अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित किया गया। किसके लिए? नर्स और मिडवाइफ के लिए। नर्स और मिडवाइफ के लिए, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती 2020 में ही है। इसीलिए WHO के द्वारा साल 2020 का साल नर्स और मिडवाइफ का साल घोषित कर दिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, विश्व स्वच्छता दिवस है या विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है। कई जगह मैंने सर्च किया, जो मैंने पाया वहाँ पे कई जगहों पे विश्व स्वच्छता दिवस लिखा हुआ था, लेकिन इसका थीम था सेव लाइव्स, मतलब जीवन बचाओ। क्लीन योर हैंड्स, अपने हाथ साफ करो। इसको मनाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस को इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इसे मनाता कौन है? IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, लेकिन अब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन का नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स हो गया है दोस्तों, वर्ल्ड एथलेटिक्स। अब उसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन नहीं कहते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। किसका? वर्ल्ड एथलेटिक्स का। पहला वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 1996 में मनाया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस पहली बार 1996 में मनाया गया था। एक दिवस और है बैसाख दिवस, यह भी मई माह में ही मनाया जाता है। बैसाख दिवस यह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नौरोज दिवस पारसी समुदाय से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आप बढ़ते हैं आज के द्वितीय टॉपिक पे। मई के प्रथम सप्ताह में कुछ महत्वपूर्ण निधन हो गए, उनके बारे में भी हमें जानना है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। यह किस देश के रंग विरोधी कार्यकर्ता थे? तो दोस्तों 4 विकल्प है, इसमें से विकल्प सही है 4 दक्षिण अफ्रीका के। थोड़ा सा बताते हैं डेनिस गोल्डबर्ग के बारे में। रंग भेद को हम अपार्थेड कहते हैं, APARTHID, अपार्थेड। तो डेनिस गोल्डबर्ग दक्षिण अफ्रीका के थे और रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने भी आवाज़ उठाई थी। ये तो आपको पता होगा, नेल्सन मंडेला का नाम सबने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो विकिपीडिया पे जाके उनकी जीवनी पढ़ लीजिए। दक्षिण अफ्रीका के जाने माने जो फिलहाल राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, इनकी पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने भी नेल्सन मंडेला के साथ काम किया था। तो डेनिस गोल्डबर्ग ने भी नेल्सन मंडेला के साथ काम किया था और सिरिल रामाफोसा जो इस समय राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी नेल्सन मंडेला के साथ काम किया था। नोट में कुछ है, रोनाल्ड विवियन स्मिथ और हेमा भराली का भी निधन हो गया। रोनाल्ड विवियन स्मिथ क्या है दोस्तों? दिल्ली के प्रतिष्ठित लेखक हैं, इनका निधन हो गया। दिल्ली पे जितनी भी अच्छी किताबें हैं ये जान लीजिए सब इन्होंने ही लिखी है। कहने का मतलब है कि दिल्ली के बारे में अगर आपको जानना है तो इससे अच्छा लेखक आपको नहीं मिलेगा। रोनाल्ड विवियन स्मिथ, रोनाल्ड नहीं है, ये पूरा नाम है रोनाल्ड विवियन स्मिथ। और ये हेमा भराली कौन है? असम के स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी नेता हैं हेमा भराली। ये पुरुष हैं, असम के स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी नेता हैं हेमा भराली। इनका भी डेथ हो गया। माइकल रॉबिन्सन, जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, ये कौन सा खेल खेलते थे? ये फुटबॉल खेलते थे। तो विकल्प सही होता है डी, ये लिवरपूल फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। लिवरपूल एक फुटबॉल क्लब है जो इंग्लैंड में स्थित है, मतलब इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है लिवरपूल फुटबॉल क्लब, उसके लिए खेलते थे माइकल रॉबिन्सन। लोकपाल सदस्य और रिटायर जस्टिस AK त्रिपाठी का निधन कोरोना वायरस की वजह से हो गया। जितने इंपॉर्टेंट माइकल रॉबिन्सन नहीं है उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट AK त्रिपाठी है, ये ध्यान रखिएगा आप। कोरोना वायरस के संक्रमण से हो गया। ये बहुत बड़े जज थे और लोकपाल में जो 4 सदस्य होते हैं उनमें से एक थे प्रेजेंट टाइम में AK त्रिपाठी। भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं दोस्तों? पिनाकी चंद्र घोष।
भारत के पहले लोकपाल कौन बने? अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले की बात है, 1-2 महीने, पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। जो केंद्र में होता है उसे लोकपाल कहते हैं, जो राज्य में होता है उसे लोकायुक्त कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता, जो चीज़ आपको ना पता हो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा वीकली करंट अफेयर है तो इसमें ज़्यादा रिपीट हम नहीं करेंगे। ऐसे भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर हम लाते रहते हैं, ये भी टॉपिक वाइज ही है लेकिन वीकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, KS निसार अहमद जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? ये दोस्तों कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि थे, कन्नड़ भाषा के। आपको पता है कि कन्नड़ भाषा कर्नाटक की भाषा है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। उर्दू भाषा के कवि थे जिनका निधन हो गया, उनका नाम था अजमल सुल्तानपुरी। अजमल सुल्तानपुरी का भी निधन हो गया दोस्तों, वो उर्दू भाषा के कवि थे। उड़िया भाषा के कवि थे रवि सिंह, इनका भी निधन हो गया, उड़िया भाषा के कवि थे। और एक बात जान लीजिए, ये सभी कवियों का निधन हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है। ये आपको मैंने अपने इम्पॉर्टेंट डे वाले वीडियो में बताया है, और प्लेलिस्ट में जाएंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वर्ल्ड पोएट्री डे मनाता है यूनेस्को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया के CEO का निधन हो गया। मतलब गिल्ड ऑफ इंडिया कंपनी है, इसके CEO का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम था दोस्तों कुलमीत मक्कड़। क्या नाम था? कुलमीत मक्कड़। चूनी गोस्वामी का निधन हो गया। उन्होंने भारत को एशियाई खेल फुटबॉल में किस वर्ष स्वर्ण पदक दिलवाया था? चूनी गोस्वामी का निधन हो गया। उन्होंने भारत को एशियाई खेल फुटबॉल में किस वर्ष स्वर्ण पदक दिलवाया था? फुटबॉल में इंडिया उतना अच्छा नहीं करता है, आपको पता होगा। क्रिकेट में हम अच्छा करते हैं लेकिन फुटबॉल में उतना अच्छा हम नहीं करते हैं दोस्तों। 1962 में इन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया था। और 1962 में आपसे ये भी पूछ सकते हैं 1962 में यह खेल कहाँ पे हुए थे? तो 1962 में यह एशियाई फुटबॉल खेल जकार्ता में हुए थे, जो इंडोनेशिया की राजधानी थी। अब है नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब इंडोनेशिया की राजधानी है ईस्ट कालीमंतन। अभी 2 महीने पहले ही चेंज हुई है, ईस्ट कालीमंतन। अभी 2 महीने पहले तक 1962 से जकार्ता थी, तो कह सकते हैं 1962 में यह खेल इंडोनेशिया की तात्कालिक राजधानी जकार्ता में हुए थे, बट इस समय ईस्ट कालीमंतन इंडोनेशिया की राजधानी है। एक कार्टून है जिसको बोलते हैं फाइंडिंग नेमो। फाइंडिंग नेमो, नेमो एक मछली है। इसकी कहानी के जो कलाकार थे रॉब गिब्स, ROB, रॉब GIBBS, रॉब गिब्स का भी निधन हो गया। ये भी ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। दलित एझिला मलाई का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध क्या थे? दलित एझिला मलाई दोस्तों प्रसिद्ध राजनेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ये नेता थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास था। किस राज्य से थे अगर ये जानना चाहते हैं तो ये तमिलनाडु के थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वर्गीय ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म कौन सी थी? स्वर्गीय ऋषि कपूर का भी डेथ हो गया, इरफान खान का भी डेथ हो गया, लेकिन ये न्यूज़ दोस्तों मई माह की नहीं है, मई के प्रथम सप्ताह की नहीं है। तो इरफान खान का भी डेथ हो गया। ये लोग बॉलीवुड के अभिनेता थे। इनकी पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर। स्वर्गीय ऋषि कपूर की पहली डेब्यू फिल्म कौन सी थी दोस्तों? तो स्वर्गीय ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर। अब बढ़ते हैं कुछ अगले टॉपिक पे। मई माह के प्रथम सप्ताह में जो कुछ लोगों को पुरस्कार मिला है उसको देखेंगे। नैनो प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार का नाम है युवा कैरियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? युवा कैरियर पुरस्कार, ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा दिए जाते हैं। युवा कैरियर पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अभी अभी अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं, तो इस वजह से उन्होंने युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। सौरभ लोड नहीं है, लोड है, जो ढकना वाला ढ लिखते हैं, लोड। सौरभ लोड कौन है? IIT बॉम्बे में प्रेजेंट टाइम में वैज्ञानिक है। इनको मिला है युवा कैरियर पुरस्कार 2020। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध में के स्मृति मेडल से सम्मानित किया है? यह भी एक पुरस्कार सम्मान है। द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल से किसे सम्मानित किया है दोस्तों? नरेंद्र मोदी, किम जोंग उन, डोनाल्ड ट्रंप या सभी? इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो किम जोंग उन। ये
कौन है? ये उत्तर कोरिया अर्थात नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति हैं। यहाँ की राजधानी है पियोंगयांग। पियोंगयांग यहाँ की राजधानी है पियोंगयांग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विकल्प इसका सही होता है बी, किम जोंग उन। ये उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? वैसे तो जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं। जापान को हम किस नाम से जानते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन, अर्थात उगते सूरज का देश कहा जाता है। तो ये किस भारतीय को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? इसका विकल्प सही है ए, थांग जाम धबाली सिंह। थांग जाम धबाली सिंह। धबाली मणिपुर के डॉक्टर हैं। इनको ये सम्मान मिला है इस साल, जो जापान का बहुत बड़ा नागरिक सम्मान होता है। धबाली सिंह ने बहुत अच्छा काम किया था दोस्तों जापान में। जापान में जो युग चल रहा है उसे बोलते हैं रीवा। जापान में जो युग चल रहा है, युग, उसे बोलते हैं रीवा। जापान के पीएम अर्थात प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। मुद्रा यहाँ की है येन और राजधानी है यहाँ की टोक्यो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में एशिया पुरस्कार 2020 किसको मिला? विज्ञान और जापान के बारे में कुछ चीज़ें और बतलाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में एशिया पुरस्कार नहीं है दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए निक्की एशिया पुरस्कार। नी आधा क की निक्की एशिया पुरस्कार किसे मिला है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में निक्की एशिया पुरस्कार मिला है दोस्तों टी प्रदीप को। किसको? टी प्रदीप को। विकल्प सही होता है बी, टी प्रदीप। आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर हैं। इन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे शुद्ध पानी मिलता है। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे शुद्ध पानी मिलता है। और उस पानी का दाम कितना है ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, 2 पैसा, 2 रुपया नहीं, 2 पैसा पर लीटर उस पानी का दाम है। तो ऐसा सराहनीय काम करने के लिए इन्हें मिला है 2020 का निक्की एशिया पुरस्कार 2020। जापान के बारे में मैं कुछ बतला रहा था। जापान से हम 2 युद्धाभ्यास करते हैं। एक का नाम है धर्मा गार्डियन, इंडिया और जापान के बीच में होता है। एक का नाम है सहयोग काइजिन। जापान में 2021 में पैसिफिक आइलैंड समिट होगा। पैसिफिक आइलैंड समिट कहाँ होगा? जापान में होगा 2019 में। भारत सरकार उड़ीसा के कलिंग नगर को स्टील हब बनाएगी, जिसका नाम है मिशन पुर्योदय। मिशन पुर्योदय भारत सरकार उड़ीसा के कलिंग नगर में स्टील हब बनाएगी। उस मिशन का नाम रखा है मिशन पुर्योदय। इसमें पार्टनर कंट्री जो है वो भी जापान है। तो जापान में पैसिफिक आइलैंड समिट होगा 2021 में। जापान से 2 युद्धाभ्यास हम करते हैं, धर्मा गार्डियन और सहयोग काइजिन। और मिशन पुर्योदय में सहयोग कर रहा है जापान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2020 के लिए गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे दिया गया? यूनेस्को द्वारा ये दिया जाता है गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ये मिला है दोस्तों जीनेथ बेदोया लीमा को। जीनेथ बेदोया लीमा को। इसमें विकल्प मैंने नहीं दिया है। गिलर्मो कैनो कोलंबिया के पत्रकार थे। कहाँ के थे दोस्तों? कोलंबिया के पत्रकार थे। इनकी हत्या कर दी गई थी। उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। आपको पता है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 142। ये जीनेथ बेदोया लीमा भी कोलंबिया के हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है वो भी कोलंबिया के हैं, जिनको 2020 में मिला वो भी कोलंबिया के हैं। ये पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो बहुत बहादुर पत्रकार होते हैं, जो मौत से भी नहीं डरते। कोलंबिया की राजधानी है बगोटा, मुद्रा है पीसो। प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं हम 3 मई को। कब मनाते हैं? 3 मई को। अभी मैं बतला चुका हूँ। प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, यानी पत्रकारिता को कोई डर या फेवर नहीं करना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। उस भारतीय पत्रकार का नाम बताइए जिसे फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले सभी लोग हैं, जितने भी विकल्प में आपको दिखाई दे रहे हैं। डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, ये सभी लोग हैं। ये तीनों मुख्यतः जम्मू कश्मीर के हैं। इनमें से 2 लोग जम्मू के हैं, 1 लोग श्रीनगर के हैं। इनके फोटोग्राफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी पसंद किया गया, इसलिए इन्हें इस बार मिला है 2020 का पुलित्जर पुरस्कार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया या ओशिनिया क्षेत्र से फेड कप हर्ट मीन्स दिल, फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली
पहली भारतीय कौन है? नामांकित होने वाली पहली भारतीय हैं दोस्तों सानिया मिर्जा। टेनिस खिलाड़ी हैं, ये हैदराबाद की रहने वाली हैं और टेनिस खिलाड़ी हैं। इनके पति का नाम है शोएब मलिक जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायचे वेले के 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित किया गया? इनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन ये किस चैनल के पत्रकार हैं दोस्तों? तो ये पत्रकार हैं द वायर के। किसके पत्रकार हैं ये पत्रकार हैं दोस्तों द वायर के ये पत्रकार हैं सिद्धार्थ वरदराजन। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हम देखेंगे आज का। अब आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन पे दोस्तों। मई प्रथम सप्ताह के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित किए गए दीपक अग्रवाल किस क्रिकेट फ्रेंचाइजी के मालिक हैं? तो दोस्तों दीपक अग्रवाल, इसका विकल्प तो सही है डी, सिंधी फ्रेंचाइजी। T20 लीग का नाम आपने सुना होगा, 50-50 का नाम सुना होगा, टेस्ट क्रिकेट का नाम सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने T10 का नाम ना सुना हो। T10 प्रतियोगिता UAE में होती है, मतलब क्रिकेट की एक प्रतियोगिता है T10। 2018 में लीग में भ्रष्टाचार का आरोप है इन पर, किस पर? दीपक अग्रवाल पर। आईसीसी के द्वारा ये सब ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी का पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। आईसीसी का महिला का T20 वर्ल्ड कप 2020 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर 5वीं बार जीता। यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ। आईसीसी का अगला वुमेन T20 वर्ल्ड कप होगा 2022 में दक्षिण अफ्रीका में। महिलाओं का 50-50 वर्ल्ड कप 2021 में न्यूजीलैंड में होगा। ये सब करंट की चीज़ें हैं, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। किस राज्य ने जीवन अमृत योजना शुरू की है दोस्तों? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। यह योजना राज्य के नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसे कहते हैं, इसे इम्यूनिटी पावर कहा जाता है, जीवन अमृत योजना से बढ़ाई जाएगी। इसमें एमपी सरकार ने एक चूर्ण बनाया है, इस चूर्ण को नाम दिया है त्रिकुट चूर्ण। इस जीवन अमृत योजना में एमपी सरकार ने एक चूर्ण बनाया है, इसका नाम दिया है त्रिकुट चूर्ण नाम दिया है। त्रिकुट इसलिए इसको नाम दिया गया क्योंकि यह 3 चीज़ों को कूट कर बनाया गया है। पहला पीपल, दूसरा अदरक, तीसरा काली मिर्च। यानी पीपल, जिंजर मीन्स अदरक, काली मिर्च मीन्स ब्लैक पेपर। 3 चीज़ों को कूट करके बनाया गया है और मध्य प्रदेश की सरकार इस चूर्ण का वितरण 1 करोड़ लोगों तक करेगी, जिससे कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की है। इस योजना में क्या है? जीवन शक्ति की बात कर रहा हूं। जीवन अमृत भी मध्य प्रदेश की है, जीवन शक्ति भी मध्य प्रदेश की है। जीवन शक्ति योजना में क्या है? महिलाएं अपने घर पर मास्क बनाएगी और सरकार उनको 11 रुपए प्रति मास्क प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश सरकार की एक और मोबाइल ऐप भी है, उसे बोलते हैं टॉप पेरेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संस्था है मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए, कैलेंडर वर्ष कब से शुरू होता है, कब खत्म होता है? 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। और वर्षा वर्ष आप लोग कमेंट बताइए, हाइड्रो ईयर कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है? अर्थात जल वर्ष कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है? कमेंट करके बताइए, कहीं से सर्च करके बताइए कमेंट में। अगर आपको नहीं पता होगा तो हम बताएंगे। मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है? तो मूडीज ने दोस्तों 0.2% अनुमानित की है। चूंकि लॉकडाउन और कोरोना का इतना ज़्यादा प्रकोप है कि काफ़ी संस्थाओं ने भारत की वृद्धि दर को काफ़ी कम करके बताया है अपनी रिपोर्ट में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगला प्रश्न है। टीएस तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन में किस अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टीएस तिरुमूर्ति। कमेंट में बताइए यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इजी प्रश्न है, इतना तो आपको पता ही होगा यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है। और एक चीज़ और है, टीएस तिरुमूर्ति तो इस समय बने हैं, इसके पहले
कौन थे, यानी अस्थाई राजदूत मतलब अस्थाई प्रतिनिधि। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि कौन है, भारत का प्रतिनिधि कौन कर रहा है, टी.एस. त्रिमूर्ति, यही अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। इनके पहले सैयद अकबरुद्दीन थे, सैयद अकबरुद्दीन थे, अर्थात टी.एस. त्रिमूर्ति ने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था जिसका नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इंग्लिश में इसे कहते हैं CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, में सतर्कता आयुक्त कौन बना है? तो सतर्कता आयुक्त बने हैं दोस्तों, विकल्प आपके पास 4 है, लेकिन सही होगा बी, सुरेश एन पटेल सतर्कता आयुक्त बने हैं। आपको बता दें, पहले भी बतला चुके हैं, फिर से बतला रहे हैं, पहले मतलब पिछले वीडियो में। CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग में 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, एक को तो अभी नियुक्त किया गया है सुरेश एन पटेल, और एक पहले से है, उनका नाम है शरद कुमार। और संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, मतलब एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं दोस्तों, जिसमें से एक अभी अभी नियुक्त हुए हैं सुरेश एन पटेल और एक पहले से हैं शरद कुमार। संजय कोठारी कौन है? तो संजय कोठारी दोस्तों पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव थे, अब बन गए हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के चीफ। तो इस समय प्रेसिडेंट के सचिव कौन बने हैं? कपिल देव त्रिपाठी, कपिल देव त्रिपाठी, याद रखिएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। यानी सुरेश पटेल और शरद कुमार रिपोर्ट करेंगे संजय कोठारी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की? तो आंसर है इसका दोस्तों जर्मनी ने पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र की मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस रेटिंग एजेंसी ने भविष्यवाणी की है कि लॉकडाउन के दौरान भारत को होने वाला नुकसान 10 लाख करोड़ यानी 7,000 रुपया प्रति व्यक्ति होगा? इसका नाम है दोस्तों क्राइसिल। क्राइसिल ने यह भविष्यवाणी की है, लॉकडाउन में भारत को 10 लाख करोड़ रुपया पूरा संपूर्ण नुकसान होगा। अगर जनता से डिवाइड किया जाए, यानी पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाए, तो 7,000 रुपया प्रति व्यक्ति का नुकसान लॉकडाउन के दौरान भारत को होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय को मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में जैव औषधि क्षेत्र के 20 प्रेरणादायक लोगों की सूची में शामिल किया गया है? कहने का मतलब यह है एक बायोकॉन कंपनी है, मेडिसिन जो है बायोकॉन कंपनी के चेयरमैन है कौन? किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन कंपनी के चेयरमैन हैं। इन्हें ऑस्ट्रेलिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया था। दवा बनाने वालों में ये टॉप 20 में इन्हें शामिल किया गया है। प्रश्न को ध्यान से पूरी सुनिए। मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में टॉप 20 में किसको शामिल किया गया, किस भारतीय को? तो किरण मजूमदार शाह। इनको ऑस्ट्रेलिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया था। शिपिंग मंत्रालय, जिसे हिंदी में कहते हैं जहाज मंत्रालय, ने देश के प्रमुख बंदरगाहों में कार्यरत लोगों के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं दोस्तों? अगर आपको लग रहा है 12, तो बिल्कुल आप गलत जान रहे हैं, क्योंकि अब वर्तमान में भारत में 13 बंदरगाह हैं। 13वां बंदरगाह है दोस्तों बधावन बंदरगाह। क्या नाम है उसका? धप्याक मात्रा धा वन, बधावन बंदरगाह। लिखने में जितना टाइम लगता है उससे कम समय में आदमी बोल देता है। एक चीज़ और सुन लीजिए, कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी जांच, अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए सबसे पहले मांग उठाया था ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन बाद में अमेरिका ने भी इसका समर्थन किया है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए यूवी अर्थात अल्ट्रावायलेट ब्लास्टर नामक एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? मतलब एक टावर का विकास किया। टावर बहुत बड़ा नहीं है, ये टावर इतना छोटा है कि इस टावर को आप अपने कमरे में रख सकते हैं, छोटा है टावर। इसको विकसित किया है दोस्तों DRDO ने, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी, जिसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। इस टावर को बस आप अपने कमरे में रख दो जहां संक्रमण ज़्यादा है। इस टावर से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलेंगी, अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरणें निकलेंगी और वो कोरोना वायरस को मार देंगी। इसको बनाया है DRDO ने। किस राज्य ने अन्य राज्यों में फंसे हुए लोगों के लिए एग्जिट ऐप
EXIT एग्जिट ऐप लॉन्च किया। एग्जिट मतलब बाहर जाना, तो उत्तर सही है इसका। अगर आप उत्तर प्रदेश जान रहे हैं तो गलत जान रहे हैं, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल ने किया है दोस्तों, पश्चिम बंगाल ने। ये ऐप बेसिकली इसलिए है कि मान लो अगर आप यूपी के हो और आप पश्चिम बंगाल में फंसे हो, तो ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, सरकार को पता चल जाएगा कि आप जाना चाहते हो बाहर, मतलब अपने प्रदेश। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, मतलब पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बक्सा और सुंदरबन 2 टाइगर रिजर्व हैं। पश्चिम बंगाल पिछले साल सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 रहा, अर्थात सब्जियों के उत्पादन में 2019 में नंबर 1 रहा पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने सेना प्रशिक्षण कमान की कमान संभाली है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। आपको बता दें इंडियन आर्मी की 7 कमान है, उसमें से एक कमान का नाम है सेना प्रशिक्षण कमान। 7 कमान इंडियन आर्मी की हैं। तो इंडियन नेवी की कितनी कमान है? इंडियन नेवी की 3 कमान है दोस्तों। इंडियन नेवी की केवल 3 कमान है, मतलब भारतीय नौसेना की 3 कमान है, भारतीय थल सेना की 7 कमान है, उसमें से एक कमान है सेना प्रशिक्षण कमान। इसकी कमान संभाली है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने। सेना प्रशिक्षण कमान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, भारतीय थल सेना ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नमस्ते। ये भी ध्यान रखिए, ऑपरेशन नमस्ते। किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए CHD कोविड, या गलत लिखा गया है, CHD कोविड होगा यहाँ पे, CHD कोविड नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो CHD से चंडीगढ़ कोविड नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है दोस्तों? चंडीगढ़। CHD चंडीगढ़ के लिए ही लगाया गया है, और यहाँ पर कोविड होगा, ये मिसप्रिंट है। CHD कोविड नामक ऐप लॉन्च किया है। CHD कोविड में CHD का मतलब चंडीगढ़ है, जो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। और दोनों हरियाणा और पंजाब दोनों का जो स्टेट एनिमल है उसको बोलते हैं ब्लैक बक, अर्थात काला हिरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिलायंस जियो ने अमेरिकी कंपनी को अपने 1.15% हिस्सेदारी बेच दी है। 1.15% हिस्सेदारी दोस्तों रिलायंस जियो ने बेच दी है। तो वो कौन सी अमेरिकी कंपनी है? उस कंपनी का नाम है सिल्वर लेक। रिलायंस जियो ने इससे पहले 9.99% हिस्सा फेसबुक को बेचा था, और अब 1.15% बेच दिया है सिल्वर लेक को, जो अमेरिका की कंपनी है। और ये समझौता हुआ है 5,655 करोड़ रुपए में ये डील हुई है दोस्तों। कौन सी कंपनी है? सिल्वर लेक, अमेरिका की कंपनी है रिलायंस जियो की पेरेंट कंपनी, अभिभावक संस्था कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करती है रिलायंस जियो, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी, अभिभावक कंपनी है अल्फाबेट, और यूट्यूब की अभिभावक कंपनी है गूगल। बात समझ रहे हैं आप? तो एक के नीचे दूसरी कंपनी, दूसरी के नीचे तीसरी कंपनी, ऐसे होता है, और अगर कंपनी के ओनर एक ही हो। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे बोलते हैं IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है? इनका नाम है अशोक माइकल पिंटो। विकल्प सही होता है ए। आपको पता है IBRD में एक और बैंक को जब मिला दिया जाता है तो दोनों को मिला के बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वो कौन सा बैंक है कि IBRD प्लस एक्स कौन सा बैंक है? आप कमेंट में बताइए, जिसको मिला करके हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक कोई अकेली संस्था नहीं है, ये आपको बता दें। विश्व बैंक कोई अकेली संस्था नहीं है। IBRD और एक और बैंक है, दोनों को मिला के कहते हैं विश्व बैंक। किस राज्य ने आयुष कवच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कवच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। ये ऐप लोगों को बताएगा कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी। ये ऐप आयुर्वेद, योगा, इन सब पे फोकस करेगा। यूपी ने युवा नामक अभियान भी शुरू किया है, YUVA। कौशल शतरंज योजना भी यूपी की है। टीम 11 भी यूपी सरकार ने ही बनाई है, टीम 11 भी यूपी। और कोरोना वायरस पर पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को अधिस्थगन, जिसको बोलते हैं
मोराटोरियम बोलते हैं। देने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? मोराटोरियम का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। पीएनबी तो उत्तर आपको इस पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। पीएनबी ने एनबीएफसी को जो पैसा दिया हुआ है, एनबीएफसी का मतलब समझ रहे हैं, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी। एनबीएफसी मतलब गैर बैंकिंग वित्त कंपनी। पीएनबी ने गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को जो भी पैसा दिया हुआ है वो उससे अभी वापस नहीं लेगा। इसी को बोलते हैं मोरेटोरियम, मतलब मोरेटोरियम दे दिया है क्योंकि उन कंपनियों के पास भी अभी पैसा नहीं है। पीएनबी के सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव, और पीएनबी का विलय इस समय जान लीजिए ओरिएंटल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ हो गया है। ये भी ध्यान रखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पंजाब नेशनल बैंक का विलय ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है? तो तेलंगाना राज्य ने। और जबकि लॉकडाउन 3.0 अर्थात तृतीय चरण का लॉकडाउन कब तक है? केवल 17 मई तक अभी तक घोषित हुआ है, लेकिन 29 मई तक बढ़ा दिया है तेलंगाना ने। तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, आपको पता होगा। कंवल और अमराबाद 2 टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। कंवल और अमराबाद 2 टाइगर रिजर्व यहाँ पे तेलंगाना में स्थित हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आईआईटी, शॉर्ट फॉर्म में आईआईटी का नाम आपने सुना होगा। आईआईटी के पूर्व छात्र परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं एलुमनाई काउंसिल। जैसे आप किसी संस्था से पढ़ के निकल गए हों अगर, तो उस संस्था के आप एलुमनाई स्टूडेंट हुए, मतलब पूर्व छात्र हुए। ने किस शहर में कोविड-19 परीक्षण बस शुरू किया है? तो ये बस परीक्षण शुरू हुआ है मुंबई में। आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र परिषदों ने ये बस परीक्षा शुरू की है, ये भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र परिषद ने शुरू की और इस बस का उद्घाटन खुद किया वहाँ के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किस भारतीय मूल की महिला को चुना गया है? तो शोभना नरसिम्हन को चुना गया है। किसको? शोभना नरसिम्हन को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं भी विदेशों में अगर भारतीय मूल के लोगों को चुना जाता है तो वो सब एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। एक लड़की है अपने गोरखपुर की, जिसका नाम है शामिया नसीम अमेरिका के शिकागो में जज बन गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। श्रीनिवासन, ये भी भारत का लड़का है, अमेरिका की कोर्ट ऑफ अपील में जज बन गया है। तो शामिया नसीम, श्रीनिवासन और शोभना नरसिम्हन को मत भूलिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? एनआईपी पर गठित कार्यबल ने निर्मला सीतारमण को, आप जानते हैं भारत की वित्त मंत्री हैं, बतलाने की आवश्यकता नहीं है, को वित्त वर्ष 2019 से 25 के लिए, वित्त वर्ष कब से चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए एनआईपी पर अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की। एनआईपी में पी का अर्थ क्या है दोस्तों? प्रोजेक्ट, पावर, प्रोजेक्शन या पाइपलाइन। इसमें पी का अर्थ है दोस्तों पाइपलाइन, क्योंकि एनआईपी का फुल फॉर्म है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। हम आपको बता दें 100 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे एनआईपी पे। हम लोग मतलब भारत 100 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगा एनआईपी पे, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे। ऐसी बात कही गई थी बजट में एनआईपी का, और लेकिन बाद में उसे 102 लाख करोड़ कर दिया गया। कितना? 102 लाख करोड़। अगर एग्जाम में आए कि कितने लाख करोड़ हम खर्च करेंगे, आप टिक करिएगा 102 लाख करोड़, क्योंकि इसको चेंज कर दिया गया। लेकिन एग्जाम में पूछे बजट में कितनी घोषणा की गई थी, तो आप बोलेंगे 100 लाख करोड़। एनआईपी में रेशियो भी आपसे पूछ सकता है। रेशियो है दोस्तों 39-22 एनआईपी में। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में 39% पैसा खर्च करेगी केंद्र सरकार, 39% राज्य सरकार जिस राज्य से वो पाइपलाइन जाएगी, और 22% प्राइवेट कंपनी खर्च करेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पी का अर्थ पाइपलाइन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो पुणे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। ने किस नाम से माइक्रोवेव स्टरलाइजर का विकास किया है? इसका नाम रखा है दोस्तों अतुल्य।
माइक्रोवेव स्टरलाइजर का जो विकास किया है। अतुल्य क्या है? अतुल्य एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर है। ये कोरोना वायरस को 30 सेकंड में खत्म कर देगा। इसकी क्षमता है 30 सेकंड में कोरोना वायरस को खत्म कर देगा। आप इसमें कोई चीज़ जैसे कपड़ा उसको इस स्टरलाइजर में डालेंगे, ये एक टैंक टाइप का है, अगर उसमें कोरोना वायरस होगा तो 30 सेकंड में मार देगा। पुणे में भारतीय विज्ञान कांग्रेस, चूंकि पुणे में ये संस्था स्थित है, पुणे से रिलेटेड एक फैक्ट और जान लीजिए, इस बार तो बेंगलोर में हुआ था भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी इंडियन साइंस कांग्रेस। 107वां जो हुआ था 2020 में, ये बेंगलोर में हुआ था, लेकिन 108वां जो 2021 में होगा वो पुणे में होगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108th एडिशन कहाँ पे होगा दोस्तों? तो वो होगा पुणे में। हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उस भारतीय मूल की लड़की का नाम क्या है जिसे नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। जापान की जाक्सा। पहले मंगल हेलीकॉप्टर तो यह है नहीं जो मंगल पे जाए, ये आप जान लीजिए कि सैटेलाइट या अंतरिक्ष यान है, का नाम रखने का सम्मान प्राप्त हुआ है। उस भारतीय मूल की लड़की का नाम क्या है जिसने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखने का सम्मान प्राप्त हुआ है? उनका नाम है वानिजा रूपानी। एक क्वेश्चन और आ सकता है, वानिजा रूपानी ने पहले मंगलयान हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है दोस्तों इंजेन्यूटी, मतलब INGENUITY। ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों व छात्रों, पर्यटकों आदि को उनके घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने किस ट्रेन को चलाने का ऐलान किया? ये तो सबको पता होगा। इस ट्रेन का नाम रखा है श्रमिक स्पेशल ट्रेन, लेकिन एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा दोस्तों, क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेन बहुत बार चल चुकी, बहुत जगहों पे चल चुकी। आपसे एग्जाम में पूछेगा पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन दोस्तों चलाई गई है लिंगमपल्ली, जो कहाँ पे है? तेलंगाना में है। लिंगमपल्ली से हटिया तक। हटिया कहाँ है? झारखंड में। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। तो ऐसी पहली श्रमिक ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? अगर ऑप्शन में राज्य है तो तेलंगाना से झारखंड, अगर ऑप्शन में प्लेस है तो लिंगमपल्ली से हटिया। और जब ये ट्रेन पहुंची हटिया तो वहाँ पर खुद सीएम हेमंत सोरेन खड़े हुए थे मजदूरों का स्वागत करने के लिए। यह बहुत बड़ी बात है, कोई किसी राज्य के सीएम खड़े हों मजदूरों का स्वागत करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। कावेरी जल विवाद का नाम आपने सुना होगा, और नहीं सुने हैं तो जान लीजिए। कावेरी जो नदी है उसके पानी को लेकर के बहुत बड़ा विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में। दक्षिण भारत की ये नदी है। कावेरी नदी नंदी ताल कावेरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नंदी ताल कावेरी से निकलती है, जो कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। दक्षिण भारत की 3 नदियां महत्वपूर्ण है। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर से निकलती है। गोदावरी के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका संसद क्षेत्र है जोधपुर, ये भी ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने मनरेगा श्रमिकों को रोजगार देने में सभी राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों शीर्ष स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ ने। दूसरा स्थान भी आपसे पूछ सकता है राजस्थान। थर्ड प्लेस तो नहीं पूछना चाहिए, फिर भी बतला दे रहा हूं। तीसरा स्थान है यूपी का, जिन्होंने मनरेगा के तहत, मनरेगा का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2005 में एक्ट पास हुआ था। ये योजना 2006 से चल रही है। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। छत्तीसगढ़ की एक ऐप भी आप ध्यान दीजिएगा, इस ऐप का एक ऐप लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, इसका नाम है श्री घाट, GHAAT श्री घाट। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था रक्षा सर्व ऐप। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ऐप और लॉन्च किया था किसान रथ, ध्यान दीजिएगा इसको, किसान रथ ऐप। ये ऐप क्या करेगा? खेत से बाजार तक ले जाने के लिए कई ट्रक इस ऐप के द्वारा चलाए जाएंगे। किसान रथ ऐप
लॉन्च किया था। किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं। और ग्रामीण विकास मंत्री की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ही ये आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान, राजस्थान को द्वितीय स्थान, उत्तर प्रदेश को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। ओपन बजट सर्वेक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 53rd, 53वां। पहला स्थान मिला है दोस्तों किसको? न्यूजीलैंड को। यह सर्वेक्षण करता कौन है? ओपन बजट सर्वेक्षण। तो ओपन बजट सर्वेक्षण किया जाता है आईबीपी के द्वारा। आईबीपी के द्वारा। आईबीपी क्या है? इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा यह सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें भारत को 53वां स्थान मिला है। और इसमें यह भी बताया गया है दोस्तों, जो भारत में सबसे अच्छा कौन सा राज्य है, जिस राज्य का बजट, जैसे राज्यों के भी बजट होते हैं और देश के भी बजट होते हैं, भारत का कौन सा राज्य है जिस राज्य का बजट सबसे पारदर्शी और सबसे अच्छा है? तो वो राज्य है दोस्तों असम। ये भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के काले चावल को, किस राज्य के काले चावल जिसका नाम है चकहाऊ, चकहाऊ को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो मणिपुर। यानी चकहाऊ कहाँ का है? चकहाऊ नहीं, चकहाऊ। चकहाऊ, चकहाऊ लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो काले चावल जिसका नाम है चकहाऊ को भौगोलिक संकेतक मिल गया है। सीएम है विजेंद्र सिंह। कहाँ के? मणिपुर के सीएम है विजेंद्र सिंह। राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। लोकटक झील यहाँ की फेमस झील है। और ध्यान दीजिएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेतक गोरखपुर के टेराकोटा आर्ट को भी मिला है अभी इसी साल 2020 में। इसमें कई तरह के जानवरों की आकृतियां बनाई जाती हैं। टेराकोटा आर्ट, गोरखपुर का जो टेराकोटा आर्ट है, उसके तहत कई तरह के जानवरों की आकृतियां बनाई जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। और एक मिठाई है दोस्तों जिसको बोलते हैं कोविलपट्टी कडलाई। कोविलपट्टी कडलई मिठाई। कोविलपट्टी कडलई मिठाई को भी, ये तमिलनाडु की मिठाई है, इसको भी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है कोविलपट्टी कडलई मिठाई। कडलई किसे बोलते हैं? KADALAI, कडलई मिठाई। ये बेसिकली है क्या, जैसे हमारे गुड़ और भेली होते हैं, उसमें जब मूंगफली का दाना डाल दिया जाता है, इसी को कोविलपट्टी कडलई मिठाई कहते हैं। इसको आप गच्चक का नाम सुना है आपने? गच्चक जो खाते हैं, तो गच्चक वगैरह जो है उसको भी जीआई टैग मिला है। झारखंड के सोहरई और कोहबर आर्ट, सोहरई ध्यान दीजिएगा, सोहरई, सोहरई और कोहबर, कोहबर आर्ट को भी जीआई टैग इसी साल मिला है। कब? 2020 में। तथा गोवा की एक मिर्च है जिसे बोलते हैं खोला मिर्च। कौन सी मिर्च है? खोला मिर्च। तो गोवा की खोला मिर्च, झारखंड की सोहरोई और कोहबर आर्ट, और कोविलपट्टी कडनई मिठाई तमिलनाडु की, गोरखपुर का टेराकोटा और मणिपुर का चकहाऊ, इन चीज़ों को जितना नाम मैंने लिया, इन सभी को 2020 में जीआई टैग मिला है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार का केसर कश्मीर में मिलता है? निम्न में से किस प्रकार का केसर कश्मीर में मिलता है? लच्छा केसर, मोगरा केसर, गुच्छी केसर, उपरोक्त सभी। विकल्प सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी। केसर को भी भौगोलिक संकेतक मिल चुका है। इस साल नहीं मिला है, पहले मिला है। भारत में 90% केसर कश्मीर में मिलता है। कश्मीर में 90% केसर मिलता है। केसर को भी भौगोलिक संकेतक मिल चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया पिछले प्रश्न में, मणिपुर के काला चावल जिसे बोलते हैं चकहाऊ, गोवा की मिर्च है उसे बोलते हैं खोला मिर्च, गोरखपुर का एक आर्ट है उसे बोलते हैं टेराकोटा आर्ट, इन सबको भी भौगोलिक संकेतक मिल चुका है। राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राज्य के लोगों को मुफ्त और बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों? इसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका प्रथम भारत का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र में एक योजना चल रही है, महात्मा ज्योतिबा
फुले जन आरोग्य योजना। ध्यान दीजिएगा, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम था औरंगाबाद एयरपोर्ट, उसका नाम बदल कर रख दिया गया है छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। महाराष्ट्र में एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, इसका नाम रख दिया गया है दोस्तों नानाजी शंकर सेठ टर्मिनल से। एक नया बंदरगाह बना है, वो भी महाराष्ट्र में बना है। आपको बताया भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, वो भी महाराष्ट्र में बना है जिसका नाम है बधावन बंदरगाह। बधावन बंदरगाह। यहाँ पे राजस्थान भी विकल्प में थोड़ी सी चीजें। सेहत साथी ऐप राजस्थान का है, आय सुरक्षा ऐप राजस्थान का है। महीना का पहला दिन नो व्हीकल डे के रूप में कौन सा राज्य मनाता है? राजस्थान मनाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने हाल ही में एक शीर्षक से गीत लॉन्च किया है जिसका नाम है हम हार नहीं मानेंगे? इस बैंक का नाम है दोस्तों HDFC बैंक। HDFC बैंक। ये हार नहीं मानेंगे, इसके लेखक कौन है? प्रसून जोशी। इस गीत के लेखक है प्रसून जोशी और इस गीत को कंपोज किया है, मतलब म्यूजिकल कंपोजर इसके हैं AR रहमान। AR रहमान नाम आपने सुना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, जो बीजेपी पार्टी से अपना संबंध रखते हैं। इसके तहत शहरी गरीब लोगों को सरकार की तरफ से 120 दिन का रोजगार मिलेगा। मनरेगा का नाम आपने सुने होगा, उसी के तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? मिड डे मील तो पूरे देश में लागू है। यहां पर एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, मिड डे मील राशन, मतलब मिड डे मील का जो राशन है वह प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। और मिड डे मील भोजन, मतलब मिड डे मील घर घर तक पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बना था केरल। मिड डे मील विद्यालय में मिलता था। मिड डे मील मतलब मिड मतलब मध्य में, डे मतलब दिन, दिन के मध्य में जो मील मतलब भोजन, दिन के मध्य में जो भोजन दिया जाता था मिड डे मील स्कीम के तहत, तो बच्चों को दिया जाता था विद्यालय में। तो मिड डे भोजन को, मध्य अवकाश के भोजन को घर घर पहुंचाने वाला पहला राज्य बना था कौन? मिड डे मील को घर घर पहुंचाने वाला पहला राज्य बना था केरल। और मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, अभी इसी वीडियो में मैंने बताया, जिसमें त्रिकूट चूर्ण 1 करोड़ लोगों को बांटा गया है। टॉप पेरेंट योजना भी मध्य प्रदेश की है। जीवन शक्ति योजना के बारे में भी मध्य प्रदेश का है, यह आपको बतला चुका हूं। इसमें महिलाएं 11 रुपए में मास्क बनाएंगी। क्या बनाएंगी? परियोजना निगरानी इकाई, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किस उद्योग से संबंधित है दोस्तों? परियोजना निगरानी इकाई जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किस उससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है आपका कोयला उद्योग से। किस उद्योग से संबंधित है दोस्तों? कोयला उद्योग से। हमारे कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, धारवाड़ कर्नाटक से ये सांसद हैं। प्रहलाद जोशी हमारे कोयला मंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य ने अप्रैल 2020 में भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की है? तो वो राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। अगर राज्य में देखेंगे, तमिलनाडु राज्य पूछ रहा है क्वेश्चन में, तमिलनाडु 49.8% के साथ नंबर 1 पे है। दूसरा स्थान रखता है झारखंड, उसका परसेंट है 47.1%। तीसरा स्थान है बिहार 46%। बेरोजगारी में 2020 में अप्रैल में जो जारी किया गया, इसमें सबसे टॉप पे कौन है? तमिलनाडु। दूसरे पे झारखंड। दो ध्यान रखिए। सबसे कम बेरोजगारी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में 2.2%। ये राज्यों की बात हो रही है। अगर सबसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है पांडुचेरी में 75.8%। और पूरे भारत की एवरेज बेरोजगारी है दोस्तों 23.5%। हम ये नहीं कर रहे हैं, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो एक सर्वेक्षण हुआ है उसके तहत तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी 2.2%। और अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी ले लिया जाए तो पांडुचेरी में सबसे ज़्यादा 75.8, पूरे भारत में 23.5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए नॉन
एलाइन मूवमेंट के वर्चुअल समिट में भाग लेंगे कौन सा देश नाम का वर्तमान अध्यक्ष है। नाम मतलब नॉन एलाइन मूवमेंट। नॉन एलाइन मूवमेंट क्या है दोस्तों, यह मुख्यतः इस पे नहीं जाएंगे हम, ये हिस्ट्री की चीज़ है, इसको हिस्ट्री में ही देखेंगे। अजरबैजान इसकी अध्यक्षता कर रहा है। नॉन एलाइन मूवमेंट का इस समय अध्यक्ष है अजरबैजान, जिसकी राजधानी है दोस्तों बाकू, जिसकी राजधानी है बाकू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीरियल रामायण 16 अप्रैल ने इतने ज़्यादा दर्शकों ने देख लिया कि इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। क्वेश्चन है कितने दर्शकों ने देखा कि यह दुनिया में एक दिन में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीरियल बन गया। 7.7 करोड़ लोगों ने सीरियल रामायण को देखा, तो दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला शो बन गया सीरियल रामायण। रामायण को किसने बनाया था, रामानंद सागर ने बनाया था। एक रामायण के नाम पे जान लीजिए रामायण एक्सप्रेस ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा। एक चैनल शुरू हुआ है दोस्तों अभी अभी, डीडी नेशनल जैसे वैसे डीडी रेट्रो RETRO पर पुराने सीरियल दिखाए जा रहे हैं। डीडी रेट्रो पर पुराने सीरियल दिखाए जा रहे हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम में क्या पूछ लेगा इसका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य ने राज्य के हॉट स्पॉट क्षेत्रों में रहने वालों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। यह राज्य है उत्तर प्रदेश। राज्य की दो पोर्टल जान लीजिए, सप्लाई मित्र पोर्टल, अन्नपूर्णा पोर्टल उत्तर प्रदेश की है, टीम 11 भी उत्तर प्रदेश की है। टीम 11 भी उत्तर प्रदेश की है। पूल टेस्टिंग कोरोना वायरस पर शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। संदीप कुमारी, जिन्हें वाडा बोलते हैं उसे, जिसका मुख्यालय वाडा WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल में और भी मुख्यालय हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन संगठन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ का मुख्यालय भी कनाडा के मॉन्ट्रियल में है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ये किस खेल से जुड़ी थी संदीप कुमारी, चक्का फेंक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्कस थ्रो। ड्रग्स लेने के लिए इनको 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है इनके ऊपर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आई फॉर इंडिया कंसर्ट के लिए किस कंपनी ने बॉलीवुड के साथ सहयोग किया है। बॉलीवुड ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है आई फॉर इंडिया कंसर्ट। आई फॉर इंडिया कंसर्ट के लिए बॉलीवुड ने साझेदार बनाया है फेसबुक को। इनसे जो भी कमाई होगी इस कंसर्ट से, इस इनिशिएटिव से जो भी कमाई होगी उस पैसे को कोरोना वायरस के लिए रिसर्च के लिए बॉलीवुड देगा। फेसबुक की कुछ योजनाएं आप जान लीजिए। फेसबुक की एक योजना है वी थिंक डिजिटल, ध्यान दीजिएगा। फेसबुक ने जियो में 9.9% की हिस्सेदारी खरीद ली है। प्रगति ऐप महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए फेसबुक ने ही शुरू किया है और फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। यूसुफ होसम जिन पर आजीवन प्रतिबंध लग गया है, वो किस खेल से संबंधित हैं, वो दोस्तों टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित हैं, टेनिस से। यूसुफ होसम कहाँ किस देश के हैं यूसुफ होसम, इजिप्ट, जिसे हिंदी में मिस्र बोलते हैं। ड्रग्स व भ्रष्टाचार के मामले में ये पकड़े गए। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के 21 केस दर्ज हैं। इजिप्ट की राजधानी है केरो। इजिप्ट की राजधानी कहाँ है दोस्तों, केरो। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा है समुद्र सेतु। लेकिन एक चीज़ आपसे और पूछ सकता है, इसमें कौन कौन सा जहाज भेजा था। जहाज भेजा है दोस्तों INS जलाशय और INS INS जलाशय और INS मगर नाम का इन्होंने भेजा है। आज का दोस्तों आखिरी और टोटल क्वेश्चन नंबर 70 है, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज में 27 क्वेश्चन कवर किए थे, तो 43 और 27 कितने होते हैं, 70। किस राज्य ने एक व्हाट्सएप नंबर 8794534501 लॉन्च किया है, जहां नागरिक सीधे CM कार्यालय के साथ भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं सीधे व्हाट्सएप करके। ये राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा के CM कौन है, बिप्लब कुमार देव। गवर्नर है रमेश बैस। त्रिपुरा के CM है बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा में एक वन विहार है जिसका नाम है दोस्तों
तृष्णा वन्य विहार। त्रिपुरा में दो राष्ट्रीय उद्यान है, एक का नाम है राजबरी राष्ट्रीय उद्यान और एक का नाम है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। त्रिपुरा के सीएम है विप्लव कुमार देव, गवर्नर है रमेश बैस। तृष्णा वन्य विहार भी त्रिपुरा में है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीकली जो 1 मई से 7 मई तक के करंट अफेयर थे, इसको कवर किया गया। इसको हम प्रति सप्ताह जैसे जैसे सप्ताह वाइज मतलब 1 महीने में 4 वीडियो इस प्रकार के हम लाएंगे ताकि डेली करंट अफेयर ना लाना पड़े। और अगले वीडियो से हम इसे टॉपिक वाइज जैसे 3 टॉपिक में डिवाइड किया था उस प्रकार से लाएंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।